नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां जानेंगे कि क्यों आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगा ताला। आगे बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया गया महोत्सव। साथ ही दिखाएंगे कि सीहोर में कैसे हथियार लेकर ग्राहक के घर पहुंचा फाइनेंस कंपनी का अधिकारी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता सहायिका शामिल होने गए हैं। और कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जानकारी प्राप्त हुई कि बेमेतरा जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मौखिक आदेश दिए गए हैं, लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। अधिकारी द्वारा सभी को बोला गया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से जाना है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए तो अधिकारी ऑफिस पर नहीं थे और न ही फोन उठाए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ महोत्सव 2023 की शुरुआत 18 सितंबर 2023 से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ में की गई है, जिसकी आज तीसरे दिन रात लगभग 9 बजे कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति व मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें जिले के तमाम विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर गीत संगीत नृत्य नाटक द्वारा लोगों का मनोरंजन व जागृत करने का कार्य किया। इस अवसर पर बाल पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम विजेता विनोद यादव को 5100, द्वितीय विजेता नंदलाल को 2100, तृतीय विजेता डॉक्टर उजमा व डॉक्टर दीपांजलि को 1100 का चेक वितरित किया गया। इस अवसर पर जिले के तमाम तहसीलदार, एसडीएम व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां न्याय की आस में 2 महीने से भटक रहा एक विकलांग पिता पुलिस से न्याय न मिलने पर कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कानपुर देहात शिवली निवासी चंद्रभान ने बताया कि बीते 23 जुलाई 2023 को उनका बेटा संदीप सोनकर अपने मित्र मोहित पाल के साथ गंगा स्नान करने खैरेश्वर घाट गया था, जहां पर मोहित पाल व अन्य लोगों ने उसकी हत्या कर दी। आरोप लगाते हुए चंद्रभान ने बताया कि मोहित पाल ने अपने 4 साथियों के साथ अपने रिश्तेदार के घर ले जाकर पहले उनके पुत्र संदीप को मारा पीटा, फिर उसके बाद छत से हाई टेंशन लाइन के ऊपर फेंक दिया। ये पूरी साजिशन हत्या करी गई है। चंद्रभान ने बताया कि शिवराजपुर थाना इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उल्टा चोरी की झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को लिखित शिकायत पुलिस कमिश्नर को दी गई थी, लेकिन फिर भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि उनके मृतक बेटे ने अंतिम चरण में खुद वीडियो के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ बयान दिया है। पीड़ित पिता ने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। हमारा चंद्रभान नाम है। आज किस संबंध में यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए आए हैं? हम इसलिए आए, हमारा लड़का संदीप जो है गंगा नहाने के बहाने मोहित पाल और सनाब राम नारायण पाल जो मानाताल का रहने वाला काकूपुर शिवराजपुर थाने के अंतर्गत है, और उसने फ़ोन करके बुलाया हमारे लड़के को 23 जुलाई को कि गंगा नहा जाओ। उसकी दोस्ती थी 2-2.5 साल से। उसने गया है, 2 लड़के और साथ में गए, उनको भगा दिया कि जाओ तुम मेला घूमो, ये संदीप यहीं रुकेगा। उसको रोक करके इसके बाद में अपनी छत पर ले गया, वहाँ छत पर ले जाके मारपीट की है। मारपीट करके 11,000 वोल्टेज में फेंक दिया उसको। इसके बाद में हम शिवराजपुर गए रिपोर्ट लेगाने, वो यहाँ फिर वहाँ से और सलाह लाई एम्बुलेंस, वो जीवित बना रहा और सलाह लाई, तो वो सलाह ला करके और हम लोगों ने एडमिट कराया। 2-3 दिन बाद उसको जब होश हवास आया, जब उसने बयान किया, तो उसने बयान के आधार पर हम रिपोर्ट लेकर गए वहाँ, तो मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की गई और उसके सारे बयान है उसको 4 लोगों ने मिल करके उसको मारा है। क्या पुरानी रंजिश थी क्या उनसे? पुरानी रंजिश हम नहीं बताया, उसकी 2-2.5 साल से दोस्ती थी। वो लड़का आता जाता, उस लड़के की मेरे गाँव में बुआ भी आई है, बराबर आता है प्रॉपर। कौन सा थाना लगता है? ये थाना शिवराजपुर लगता है। थाने में गए तो क्या हुआ? थाने में गए तो हमसे कहने हम उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे एफआईआर। हमने जांच कर ली और हमें कह रहे नहीं लिखेंगे हम उसके खिलाफ। उसका नज़दीक गांव है तो हमका हमारा दूर गांव है तो हमारी एफआईआर नहीं करो। कहना वो वहाँ के लोग लिखा गए, वो चोरी में आया था, चोरी करने आया था। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? हम फिर जान देंगे कि वो धमकी देता है कि हम तुम्हें भी मार देंगे। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो नर्सिंग होम हो या फिर झोला छाप डॉक्टर हो।
जिनके द्वारा आए दिन मासूम व गरीब मरीजों की मौत का मामला सामने आ रहा है। वहीं एक हैरान कर देने वाला मामला लालगंज थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां की रहने वाली कलावती पत्नी उमेश निवासी बेटा कल की रहने वाली है, जिसने परिवार के नियोजन के तहत अपनी नसबंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में कराई थी, लेकिन उसके उपरांत महिला गर्भवती हो गई। इसकी शिकायत लेकर वो कई बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंची, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। लगातार कई महीनों से दौड़ने के बाद महिला व उसके परिजनों ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से न्याय की गुहार लगाई है और जिस डॉक्टर के द्वारा उसकी नसबंदी की गई थी उस पर कार्रवाई की मांग व न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया कि पूरे मामले की जांच कर महिला को तत्काल न्याय दिलाया जाए और जो भी डॉक्टर इसमें सम्मिलित रहे हैं उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए। फिलहाल महिला जिलाधिकारी से मिलने के पश्चात आश्वस्त नजर आई और उसने ये भी बताया कि जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है। फिलहाल महिला का कहना है कि जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद अब मेरे काम मुझे लगता है कि हो जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि महिला को जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद न्याय मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? क्या हुआ, क्या मामला है? वो मामला मेरा नसबंदी कराने गया तो फेल हो गया नसबंदी, मेरे कोई सुनवाई नहीं होती है। कब कराया था नसबंदी? जी 1 साल हो गया, ठंडी में करवाया। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई? हाँ। तो उसकी शिकायत किया कहीं? ना सर, वो शिकायत किया है। हाँ। तो बोला कि वहाँ जाओ, इसके बाद यहाँ जाओ, फिर इसके बाद कहाँ जाओ। आज कहाँ आई हो? जिला में। अच्छा, तो मैडम से मिली? हाँ सर। क्या कही मैडम? मैडम ने बोला कि वहाँ जाओ। सीएमओ के पास? हाँ, सीमो के पास। अच्छा, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? होगी सर। क्या नाम है? कहाँ की रहे वाली हो? क्या हुआ, क्या मामला है? साहब ये जो है कि यहाँ नसबंदी कराए नहीं है, यहाँ ना नसबंदी कराए के बाद यहाँ ना पेट में औलाद हो गया और यहाँ जो है कि यहाँ दौड़ रहे हैं। आशा बहू से कह रहे हैं, आशा बहू बाती का तो लालगंज जाओ, यहाँ न कोतवाली वहाँ तहसील है। हाँ। और उधर कहती कि यहाँ ना अस्पताल जाओ। हाँ। उधर कहती यहाँ राबरेली जाओ। हम सब सगिल तो हो जाना। ये कौन लगा था तुम्हारी? हमें बिटिया है। पहले से क्या बच्चे? पहले 3 हैं। अच्छा। और जो है कि यहाँ ना हम लोग दौड़ रहे हैं, वही यहाँ ना कौन सुनवाई नहीं हो रहे। जब पूछते हैं तो कहीं कागज तुम्हारा जमा होएगा और हमारा कागज दिया बताते नहीं है। तो अभी कहाँ आई हो? राबरेली। तो मैडम से मिली? हाँ। क्या कहा मैडम ने? मैडम यहाँ कहन के बहन काम हो जाएगा। क्या लग रहा है, काम होगा? हाँ। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की दबंगई का मामला सामने आया है। जहां एक ग्राहक के घर हथियार लेकर पहुंचे फाइनेंस कंपनी के अधिकारी गाली गलौज कर रहे थे और परिवार को धमकी भी दी कि हम बता दें कि लोन की किस्त न भरने पर ग्राहक के घर पहुंचे थे फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी। बताया जा रहा है कि परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मामले में एसपी ने भी उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी लगातार फोन पर किस तरह बात करते दिखाई दे रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां हाथरस में होने जा रहे बाल विकास पुष्ट आहार योजना में की जा रही गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए नए संसद भवन में प्रथम महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बेबी रानी मौर्य ने बताया कि भाजपा हमेशा महिलाओं के सम्मान में काम करती रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला हैं। मैं उत्तराखंड की राज्यपाल रही हूं। अंजुला सिंह माहौर हाथरस की विधायक हैं। भाजपा की सोच हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली रही है। प्रधानमंत्री ने महिला बिल लाकर देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं बाल पुष्टाहार देने को भी देश की आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी बताया। तो देखो, माता पिता को भी तो उनकी जागरूकता आनी चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है। जो उनकी भी जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी तो हमारी जागरूक कर रही है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और हम उन्हें जो पौष्टिक भोजन दे रहे हैं वो उन बच्चों को ही मिलना चाहिए। वो पूरा परिवार मुझे लगता है खाता है, तो जितना उसे मिलना चाहिए भोजन उतना नहीं मिल पाता है। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे। नहीं, माता पिता निभा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं निभा रहे, पर बच्चे की जैसे स्वास्थ्य की चिंता आंगनबाड़ी कर रही है, इसी प्रकार उनकी माताओं को भी करनी चाहिए। बिल्कुल
करनी चाहिए भाई, वो नहीं निभाएंगे तो बच्चे तो उनके ही हैं। आंगनबाड़ी की कार्यशैली जो आपका जो नीचे का जो सबसे नीचे का जो वो है पौध है जो भैया कहेंगे स्टार्टिंग नींव है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के तमाम जिलों से अब जहाँ से भी देखिए हमें शिकायत मिलती है, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं जी। आप लिख के भेजिए हमें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ये निश्चित। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अश्वनी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा निम्न समस्याओं को लेकर हड़ताल की गई। बता दें कि रेस्को की तर्ज पर बनाने वाले नए सरकारी बोर्ड RLSDC के माध्यम से ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। दूसरा, समस्त प्लेसमेंट कर्मचारियों को 2 माह का वेतन बकाया है, उनका भुगतान जल्द ही किया जाए। तीसरा, प्लेसमेंट कर्मचारियों का कार्य भुगतान करने का माह 20 तारीख के स्थान पर 1 तारीख से 1 तारीख होना चाहिए तथा 5 तारीख तक कर्मचारियों का भुगतान उनके खाते में आ जाना चाहिए। हड़ताल में निम्न कर्मचारी मौजूद रहे: अध्यक्ष कैलाश मेहरा, शुभागढ़ी वर्मा, हंसराज कहार, योगेंद्र टेलर, दानमल मीना, नीता पवन, भूपेंद्र शर्मा, अबरार, मदन नागर, अक्षय शर्मा। समस्त प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहे। कल से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार रेस्को में शामिल करने के लिए 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। हड़ताल में निम्न कर्मचारी मौजूद रहे। ठेका प्रथा बंद कराने के लिए और 2 महीने से हमारा वेतन रुका हुआ है। तो अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर हमारी मांगे यही है कि ठेका प्रथा बंद हो और ये जो हड़तालें तो कंटिन्यू चलती रहेगी सर, आचार संहिता से। तो आपको ठेकेदार पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है? सर उनके पास बजट नहीं है, वो यूँ बोलते हैं कि बजट नहीं है। बिल लगाया, बिल पास नहीं हुआ उनके, और अधीक्षक सर ने भी उनसे बात करी थी लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। कितने टाइम का पेमेंट बाकी है आपका? 2 महीने का। 2 महीने का पेमेंट बाकी है। मनमाने चार्जेस काटे जाते हैं। 5 तारीख का कराना टाइम, मतलब 5 तारीख मंथ के 5 तारीख को वेतन आ जाना चाहिए। अब और यूनिफॉर्म के भी पैसे काटते हैं, वो यूनिफॉर्म भी उन्होंने दी भी नहीं और काटते भी पैसे हो। पैसे काट रहे हैं आपके यूनिफॉर्म के पैसे भी लिए और आईडी की थी सर, उन्होंने आईडी के 50 रुपये काटे होंगे। मतलब हमें तो पूरी तरह से बंद करवाना सर ये किसी भी कंडीशन में। शोषण हो रहा है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां कलेक्टर कार्यालय के परिसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि किसानों के हित में समर्थन देना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड क्रांति दल प्रशासन से इन मुद्दों पर विचार करने और उपयुक्त कदम उठाने की आग्रह करता है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन किसानों की समस्याओं पर ध्यान देगा और सर्किल रेट के लिए परेशान किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा। प्रशासन की हठधर्मिता के कारण तरह तरह के आंदोलन और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्या प्रशासन इसके समाधान के लिए कदम उठा रहा है? बुंदेलखंड क्रांति दल ये नहीं चाहता कि गांव के भूले भाले किसान परेशान हो। बुंदेलखंड क्रांति दल चाहता है कि आप इन आपत्तियों को ध्यान में रखें और इस मुद्दे पर जल्द ही निर्णय लेकर उपरोक्त गाँव का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। बुंदेलखंड क्रांति दल चाहता है कि जिला प्रशासन इन सवालों का उत्तर निकालने और किसानों के साथ समझौता करने के बारे में गंभीर रूप से विचार करें। यदि सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता है तो इन गांवों के किसानों के साथ बुंदेलखंड क्रांति दल भी आंदोलन के लिए बाध्य हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन में कहा गया है कि झांसी जनपद में सैकड़ों गांवों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बीड़ा के लिए चयनित गांव का सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया। बीड़ा के लिए चयनित किए गए गांव का सर्किल रेट न बढ़ाने से हमारे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होगा, जो हमारे गांव की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। किसानों को आर्थिक रूप से परेशान करने की नीयत से उपरोक्त गांव का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाना अत्यधिक गंभीर है। जमीन के अधिग्रहण के कारण हमारे किसानों की जमीन भी चली जाएगी और मुआवजा भी बहुत कम मिलेगा, जिससे हमारे गाँव की जनसंख्या को अत्यधिक आर्थिक दुख झेलना पड़ेगा। हमारे इलाके के सभी गांव जिन्हें बीड़ा के लिए चयनित किया गया है, सर्किल रेट शीघ्र ही बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनके अधिकृत हक मिल सकें। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के लोग, हमारा प्रतिनिधि मंडल यहां कलेक्टर झांसी से मिलने आया है। विषय यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया गया कि झांसी में बीड़ा के नाम से गांव को अधिकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीड़ा। और देखिए आप, जो वहां पार्लियामेंट मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि बीड़ा के बनने से उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। हम उनकी इस बात का समर्थन करते हैं कि खन्ना साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीड़ा के बनने से उत्तर प्रदेश को लाभ होगा,
विधानसभा के अंदर मंत्री ने यह नहीं कहा कि बीडा के बनने से बुंदेलखंड को लाभ होगा। यही जो मूल भावना है कि बीडा बनेगा तो लाभ उत्तर प्रदेश को होगा। जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे कद्दावर देता है उनके चहेतों की फैक्ट्रियां खुलेंगी और बुंदेलखंड का आदमी मजदूर बनेगा। पिछले महीने 2-3 महीने की कवायद के बाद झांसी जनपद में विभिन्न गांव के सर्किल रेट बढ़ाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर मोतिहारी के पकड़ी दयाल से है, जहां शेखपुरवा रोड स्थित यज्ञशाला परिसर में आयोजित श्री गणपति पूजा के लिए विघ्नहर्ता गणपति पूजा समिति ने घोड़े, गाजे बाजे एवं शंकर पार्वती को मनमोहक झांकी के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली। यज्ञ स्थल से कलश शोभा यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए मधुबनी घाट पुल के पास बूढ़ी गंडक नदी में आचार्य अमरीश तिवारी एवं यजमान ललन प्रसाद के द्वारा घाट पूजा के बाद सैकड़ों कन्याओं ने कलश में जल बोझी की। इसके बाद कलश शोभा यात्रा वापस शेखपुरवा यज्ञशाला में पहुंची। अधिक धूप एवं गर्मी के बावजूद जलबोझी कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। विघ्नहर्ता गणपति पूजा समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जलबोझी के साथ श्री गणेश पूजा विधिवत शुरू हो गई। यज्ञ स्थल पर 19 सितंबर से मेले के साथ गणेश पूजा, प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कलश शोभा यात्रा में पूर्व सहकारिता मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद होकर समिति के सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। पकड़ी दयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के जानकी नगर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक मकान में एक व्यक्ति फांसी पर लटकता मिला है। पत्नी और 2 बच्चों की लाश जमीन पर मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मनोज राठौड़ नामक व्यक्ति मजदूरी करता था। ये जयसिंहपुरा क्षेत्र का मूल निवासी है और 4 माह पहले जानकी नगर में परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। गुरुवार सुबह करीब 11:30 पर इसके घर के दरवाजे नहीं खुले। इसी दौरान उससे मिलने कोई परिचित आया था। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दरवाजा खुलने पर भीतर का जो दृश्य था वो बड़ा ही डरावना था। कमरे में मनोज की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। वहीं नीचे उसकी पत्नी ममता, 8 वर्षीय बेटे लकी और 5 साल की बेटी कनक की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस के अनुसार महिला और दोनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः मनोज ने तीनों को जहरीला पदार्थ खिला दिया और उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनोज और उसके परिवार को जानकारी नगर में आए अधिक समय नहीं हुआ था। ऐसे में आस पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को मनोज के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिवार के सदस्यों के नाम और उसके मजदूरी करने की जानकारी है। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि मनोज कुछ समय पहले ही जयसिंहपुरा से रहने आया था। पुलिस ने घर की तलाशी भी ली है। फिलहाल कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मौत की यहाँ पर भी खबर आई है, सर क्या है, कब तक क्या सब? उज्जैन जिले के थाना जीवाजी अंतर्गत महावीर कॉलोनी है, जहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं और चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये किराए पे रहते थे। किराया लगभग 1800 के आसपास था और गढ़कालिका मंदिर जो है वहाँ पे फूल सामग्री का ये रेडी लगाया करते थे। इसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसीलिए एफएसएल और बाकी जो टेक्निकल साक्ष्य उनको एकत्रित किया जाएगा और जो भी साक्ष्य निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? कुछ प्रथम दृष्टया इसमें जो समझ में आ रहा है एक सुसाइडल है और इसमें 3 लोगों के मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइजन वगैरह किया हो। ये 3 महीने पहले जयसिंहपुरा से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इसमें मृतक का नाम मनोज धोबी है। अंदर दोनों मतलब तीनों लेटे हुए हैं, एक ने फांसी लगा ली है। हाँ, कैसे आपको मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? हमारे को वो आया था, इनका कोई परिचय, गोलू नाम है उसका। उसने बोला कि यार मनोज भैया दरवाजे नहीं खोल रहा है। तो हमने फिर मामा जी, ये हमारे मामा जी लगते हैं, इनने हमारे से आके बोला कि वो देखो दरवाजा नहीं खोल रहा। तो हमने आवाज़ भी लगाई, उनने आवाज़ कुछ भी नहीं सुनी। फिर हमने एकदम से दरवाजा चौड़ा करके ने खोला दरवाजा, ना अंदर जाके देखा तो 2 जने के मुंह में तो झाग आ रहे ने, तीसरे ने मतलब फांसी लगा ली। घटना है, सुबह कब मालूम पड़ा आपको? ये 10:30 बजे तक की बात। कैसे सूचना दी आपने पुलिस को? फिर क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ थाने पे जो सूचना करी और कुछ भी नहीं करे हमने। क्या काम क्या करते थे? ये खिलौना वगैरह बेचते थे। कब लेने आए थे यहाँ पर? कितना समय हो गया? ये इनको 3-4 महीने हो गए। कुछ भी नहीं, विवाद वगैरह कुछ भी नहीं था इनका। आपका नाम बताओ। जितेंद्र सोलंकी नाम है। इनका कुछ भी नहीं लगता हमें, तो खाली पहचानता था बस। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।